वेलकम चिल्ड्रेन। आज हम पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये है क्लास 10th का चैप्टर 9 साइंस का। और आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और टेस्ट क्रॉस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ये रहा, ये जो रेड में हाईलाइट किया हुआ है उसको आज हम पढ़ेंगे और बाकी 2 सेशन में हम इसको ख़त्म करेंगे। तो टोटल 3 सेशन में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले देखते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप क्या जान पाएंगे, क्या कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू डिफाइन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यू कैन स्टेट लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, you can describe inheritance of one gene with example, you can write phenotypic and genotypic ratio, you can discuss other examples of monohybrid cross, and you can illustrate laws of inheritance with examples, explain the significance of test cross। और ये सेशन में एंट्री करने से पहले आपको क्या जानना चाहिए या फिर आप क्या क्या जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, वो है आप जीन एंड जेनेटिक्स को डिफाइन कर सकते हो। आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है जानते हो। यू कैन ड्रॉ एंड लेबल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, यू आर एबल टू इलस्ट्रेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए आपके इस नॉलेज के आधार पर हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बच्चों जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, आप ये जो पॉइंट्स में दे रही हूँ आप इसको नोट करते जाइए। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो genetics is the study of heredity and variation. Okay, so Gregor John Mendel is known as father of genetics, very very important. The next, inheritance. Inheritance is the process by which characters are passed on from parent to progeny. So ये सारे definition है बच्चों, इसको आपको नोट करना है। एंड इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। नेक्स्ट देखेंगे हेरिडिटी क्या है, ट्रेट क्या है एंड इवोल्यूशन क्या है। हेरिडिटी इज द फेनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स और फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग्स और प्रोजेनी। हेरिडिटी का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर और इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। द नेक्स्ट ट्रेट। ट्रेट इज एनी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर जाता है उसको ट्रेट कहा जाता है। इट कैन बी एनी कैरेक्टर लाइक हाइट एंड कलर। द नेक्स्ट इज इवोल्यूशन। Evolution is the process of development of new type of living organism from an old one by gradual changes। तो हमारे जो ancestors से अभी जो descendants बनते हैं उनमें gradual changes होता है, जिसकी वजह से एक species से एक नया species formation होता है। Next, what is the meaning of variation? Variation is the degree by which progeny differ from their parents. Variation may be in terms of morphology, physiology, cytology and behavioristic traits of individual belonging to the same species। अभी देखो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग हुए, ठीक है, तो ये ऑफस्प्रिंग और पेरेंट के बीच में जो डिफरेंस होता है कैरेक्टर में उसको कहा जाता है वेरिएशन। तो ये वेरिएशन फिजियोलॉजिकली हो सकता है। फिजियोलॉजी यानी क्या, फंक्शन ऑफ द बॉडी। मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में भी हो सकता है, या फिर सेल स्ट्रक्चर में हो सकता है साइटोलॉजी, या फिर बिहेवियर में हो सकता है, दैट इज़ बिहेवियरिस्टिक।
तो ये वेरिएशन किसी भी तरह का हो सकता है एंड दिस वेरिएशन इज कॉज्ड ड्यू टू, वेरिएशन क्यों होता है? रीसफलिंग ऑफ जीन और क्रोमोजोम, पेरेंट्स जब रिप्रोडक्शन करते हैं तब रीसफलिंग ऑफ जीन या फिर क्रोमोजोम होता है, ये एक रीज़न है वेरिएशन का। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमेट फॉर्मेशन होता है उस समय क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी दो क्रोमोजोम के बीच में ऐसे अपना जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है उसको वो एक्सचेंज करते हैं, जिसके वजह से एक नया कैरेक्टर आ सकता है जिसको कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन। थर्ड इज म्यूटेशन एंड इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के इफेक्ट के वजह से भी वेरिएशन हो सकता है या फिर म्यूटेशन से भी वेरिएशन हो सकता है। अभी जो हम देखेंगे, हम इससे पहले हम पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उस चैप्टर में हम सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे। तो चाहे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, दोनों केसेस में ऑफस्प्रिंग्स यानी प्रोजेनी में वेरिएशन आ जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशन आता है बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम वेरिएशन आता है, जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशन क्यों होता है? क्योंकि दो डिफरेंट पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, एक मेल और एक फीमेल, और दोनों गैमेट प्रोड्यूस करते हैं और दोनों गैमेट फ्यूज़ होने के बाद जाइगोट बनता है और इस जाइगोट से न्यू इंडिविजुअल बनता है। तो ये जो कैरेक्टर है ऑफस्प्रिंग में वो आधा मदर से आता है, आधा फादर से आता है, इसीलिए ऑफस्प्रिंग में जो वेरिएशन होता है, ऑफस्प्रिंग का जो डिफरेंस होता है फ्रॉम मदर एंड फादर इज़ मोर। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कैसे होता है बच्चों, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, बट जस्ट दिस इज़ रीकैप। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सारे रिप्रोडक्शन का बेसिस होता है डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए जब अपना खुद का दूसरा कॉपी बनाता है उस टाइम में जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, वो बायोकेमिकल जो प्रोसेस होता है वो हमेशा 100% करेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है, और जिस एरर के वजह से हमारा डीएनए में वेरिएशन आता है, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर वेरिएशन इन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो अब ये भी बोल सकते हैं कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन ज़्यादा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कम होता है। तो यहाँ ये पिक्चर है, आपका टेक्स्ट बुक का दिया हुआ पिक्चर है, यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन वेरिएशन बढ़ता जाता है। तो देखो बच्चों, ये था, दिस इज़ वन जनरेशन, इस जनरेशन से मान लो दो इंडिविजुअल हुए, ये जो दो इंडिविजुअल हुए, ये देखो, ये जो चारों तरफ ऐसे है ना, ये स्ट्रक्चर, दीज आर द कैरेक्टर सपोज से। तो अभी देखो इसमें क्या हुआ, एक इंडिविजुअल में इस कैरेक्टर में थोड़ा सा चेंज आया और दूसरे इंडिविजुअल में ये चेंज आया, तो रेड हो गया और ग्रीन हो गया। तो अभी देखो ये दोनों इंडिविजुअल के बीच में डिफरेंस है और ये दोनों पेरेंट्स से भी डिफरेंट है। तो जब नेक्स्ट ये बनाता है अपना प्रोजेनी, तो आप देखो इसमें और थोड़ा वेरिएशन आ गया, इसमें देखो रेड भी आया और पिंक भी आया, और इसमें रेड के साथ ग्रे कलर आया, ठीक है, और इसमें क्या हुआ, दोनों में ग्रीन आया और एक में ब्लू कलर आ गया। तो इस तरह बच्चों आप देखो, अभी ये जो लास्ट जनरेशन है, हम यहाँ देखेंगे सेकेंड जनरेशन, ये वाला जनरेशन ये पेरेंट से कितना डिफरेंट है, तो इसको कहा जाता है वेरिएशन। ये जनरेशन भी पेरेंट से डिफरेंट है। तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता जाता है, वो जो ओरिजिनल पेरेंट होता है उससे काफ़ी डिफर हो जाते हैं और उसको वेरिएशन कहा जाता है। और ये डिफरेंस क्यों होता है, वेरिएशन की वजह से होता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे हाउ ट्रेट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हमने आपको बताया पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है, और ये ट्रांसफ़र के समय कुछ ना कुछ
प्रोसेस होता है जिसके वजह से वेरिएशन होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल कंटेन्स क्रोमोजोम दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्रोमोजोम्स आर मेड फ्रॉम लॉन्ग कॉइल्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। मैं आपको डायग्राम दिखा के समझाऊंगी बच्चों। डीएनए कंटेन्स जीन एंड दे आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है बच्चों? जीन। जीन क्या होता है? द सेगमेंट ऑफ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक फंक्शनल सेगमेंट जो कि प्रोटीन बना सकता है, उसको हम बोलते हैं जीन। एंड जीन कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफरेंट जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स और ट्रेट्स। अलग अलग जीन अलग अलग कैरेक्टर बनाते हैं। इन अदर वर्ड्स, ए जीन कैरीज द जेनेटिक कोड फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। जेनेटिक कोड क्या है बच्चों, आप अभी समझ नहीं पाएंगे, सो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी। सो कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू जीन्स प्रेजेंट इन द डीएनए मॉलिक्यूल इन द क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो अभी हमने क्या जाना? सेल में न्यूक्लियस है, ये एक सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम है। आप देख रहे हो, ये क्रोमोजोम को हमने हाईलाइट किया है यहाँ पर। अगर क्रोमोजोम के अंदर झांक के देखेंगे तो इसके अंदर कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज डीएनए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और इसी डीएनए का एक सेगमेंट जो कि एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, उसको कहा जाता है जीन। तो ऐसे एक क्रोमोजोम में थाउजेंड्स ऑफ जीन्स आर देयर, इसीलिए एक क्रोमोजोम काफ़ी सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, सो द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट both the father and mother contribute equal amount of genetic material to the child. So for each trait there are two factors, one from the father and one from the mother. तो यहाँ पर आपको मैं समझाना चाहूँगी बच्चों, देखो जब रिप्रोडक्शन होता है, मान लो ये मदर है, ओके, दिस इज फादर। फादर के पास 46 क्रोमोजोम है, मदर के पास 46 क्रोमोजोम है। ये 46 से 23 क्रोमोजोम आता है गैमेट में, और यहाँ से 23 आता है बच्चों। यहाँ जगह नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा ऊपर करती हूँ। ठीक है, तो ये रहा मदर एंड दिस इज़ फादर। ये दोनों से 23 क्रोमोजोम आता है बच्चों। फिर ये 23 दोनों मिलके होता है 46 क्रोमोजोम, और इसी से इंडिविजुअल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम द मदर एंड हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम द फादर, ओके, एंड दिस इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम ईच ऑफ द पेरेंट कम्स टू द ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब क्या है, हर एक कैरेक्टर के लिए मान लो तो ये 23 क्रोमोजोम इसने दिया, इसने 23 क्रोमोजोम दिया, और हमारा 46 क्रोमोजोम हुआ। और हम क्या बोलते हैं, हर एक इंडिविजुअल के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम, यानी क्रोमोजोम का नंबर 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस 23 तक है, और हर एक क्रोमोजोम का एक एक पेयर है, और वो पेयर में से एक मदर से आता है, एक फादर से आता है। इसका मतलब हर कैरेक्टर के लिए 2 अल्टरनेट होता है। जैसे हम लेंगे हाइट के लिए, हाइट के लिए लेंगे शॉर्ट एंड टॉल। तो मान लो शॉर्ट वाला कैरेक्टर मदर से आया, शॉर्ट वाला जीन, और फादर से आया हाइट वाला जीन, टॉल वाला जीन। अभी दोनों का मिक्सिंग इफेक्ट से क्या होता है वो बाद में हम देखेंगे। तो इसी तरह हमारा कैरेक्टर ट्रांसफर होता है बच्चों। और हमने आपको बताया फादर ऑफ इनहेरिटेंस इज ग्रिगोर जॉन मेंडल, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। उनके बारे में पहले थोड़ा जानेंगे। ग्रिगोर जॉन मेंडल वॉज बॉर्न इन 1822 इन हेंसडॉर्फ, which was a part of Czechoslovakia. He began his genetics experiment on garden pea in 1856 in the garden at the monastery. Mendel conducted hybridization experiment on garden pea, Pisum sativum,
for 7 years and proposed the law of inheritance in living organism. हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों? हम मान लो कोई एक प्लांट बनाना चाहते हैं, प्लांट ग्रो करना चाहते हैं जिसमें हम जो कैरेक्टर चाहते हैं वही कैरेक्टर रहे, तो हम क्या करते हैं, जिस प्लांट में वैसा कैरेक्टर है उसी कैरेक्टर को कैरेक्टर का फ्लावर का जो पोलन ग्रेन्स होता है उसको इसी प्लांट में हम डालते हैं ताकि दोनों कैरेक्टर मिक्स हो जाए और एक हमको जो अच्छा वाला कैरेक्टर चाहिए वो कैरेक्टर मिल जाता है। ठीक है, तो अभी देखेंगे मेंडल ने पाइजम सटाइबम दैट इज़ पी प्लांट के ऊपर काम किया, लेकिन व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट, उसका हम रीज़न देखेंगे बच्चों। दीज रीजन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट रीज़न, पी हैज़ मैनी डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। पी में उन्होंने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखा बच्चों, जो कि बहुत ज़्यादा भी नहीं था और बहुत कम भी नहीं था। बहुत कम होने से हो सकता है कि वो अपना कंक्लूज़न में नहीं पहुंच पाते और बहुत ज़्यादा होने से कन्फ्यूजन क्रिएट होता। तो इसमें जितना कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर था वो पूरा सुइटेबल था मेंडल के काम के लिए। द नेक्स्ट, लाइफ स्पैन ऑफ पी प्लांट इज़ वेरी शॉर्ट, सो ही कुड स्टडी मेनी जनरेशन्स, बहुत सारे जनरेशन तक वो स्टडी कर पाए क्योंकि उसका लाइफ स्पैन शॉर्ट था। देन उसका जो फ्लावर होता है उस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है और आर्टिफिशियली हम क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं। ठीक है, एंड उसके अलावा ये जो प्लांट है, इस प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दैट रिप्रोडक्टिव पार्ट इज एनक्लोज्ड बाय द कोरोला, यानी पेटाल के द्वारा वो पूरा कवर्ड होता है। एंड इसमें आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, ये हमने आपको बता दिया, एंड इट इज़ ईजी टू ग्रो। तो ये रीज़न बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा कि व्हाई मेंडल सिलेक्टेड द पी प्लांट। देन अभी देखेंगे कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो ऑब्जर्व किए थे मेंडल, वो क्या क्या था पी प्लांट में। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और इसमें मैं बच्चों ये जो टेबल है यहाँ पर मैं दे रही हूँ 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर और उसका जो 2 अल्टरनेटिव। मैंने जैसे बोला कि पेरेंट्स से एक क्रोमोजोम, दैट इज़ मदर से एक क्रोमोजोम, फादर से एक क्रोमोजोम आता है, तो दोनों में हो सकता है कि दोनों सेम कैरेक्टर हो या फिर एक ही कैरेक्टर का 2 अल्टरनेट भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी हमको यहाँ पर देखेंगे कि जो कैरेक्टर का ये है कैरेक्टर और इस कैरेक्टर का 2 अल्टरनेट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले है सीड सेप। सीड का सेप 2 तरह का हो सकता है बच्चों, एक है राउंड, एक है रिंकल्ड। रिंकल्ड मतलब रॉफ होता है, ओके, ये राउंड पूरा गोल होगा। ठीक है, और अगर किसी के पास राउंड वाला जीन है और रिंकल्ड वाला जीन है तो बाहर से वो क्या दिखाई देगा, राउंड दिखाई देगा, यानी ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो जितना सारा लेफ्ट साइड में लिखा है बच्चों वो सारे डोमिनेंट कैरेक्टर है। यू हैव टू रिमेंबर दीज कैरेक्टर्स कि इसमें कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। एग्जाम में आपको कोई भी कैरेक्टर पूछा जा सकता है, इसीलिए आप तैयार रहिएगा। तो सबसे पहले सीड सेप। सीड सेप का राउंड सेप इज डोमिनेंट एंड रिंकल्ड सेप इज रिसेसिव। सीड कलर, येलो कलर इज डोमिनेंट, ग्रीन कलर इज रिसेसिव। सीड कोट कलर, सीड का जो कोट कलर होता है ये देखो कलर्ड होता है और एक है वाइट। देन नेक्स्ट है आपका पॉड सेप। पॉड सेप में आप देख सकते हो इनफ्लाटेड। इनफ्लाटेड मतलब इसमें आप देखो ये पूरा फ्लैट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्शन बीच बीच में है। पॉड कलर ये है ग्रीन एंड येलो। पॉड यानी फ्रूट, जो पी का फ्रूट होता है उसको पॉड कहा जाता है। ये ग्रीन कलर एंड येलो कलर हो सकता है। द नेक्स्ट फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन में बच्चों एक्सियल पोजीशन है, एक्सिस से फ्लावर, यहाँ पर आप एक्सिस में फ्लावर देख सकते हैं, यहाँ टर्मिनल पार्ट में। तो एक्सियल पोजीशन जो होता है वो डोमिनेंट होता है एंड टर्मिनल पोजीशन जो होता है वो रिसेसिव होता है। देन स्टेम लेंथ लॉन्ग
जो होता है दैट इज टॉल जो होता है डोमिनेंट एंड शॉर्ट इज रिसेसिव। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर और इसका जो अल्टरनेटिव्स है और उसका डोमिनेंट फॉर्म कौन सा और रिसेसिव फॉर्म कौन सा बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। देन अभी देखेंगे मेंडल ने कैसे काम किया। मेंडल ने बहुत अच्छे से प्लानिंग किया। देखो बच्चों, हर कोई काम के लिए हमको प्लानिंग की ज़रूरत होती है। विदाउट प्लानिंग अगर कोई काम करेंगे तो हमको सक्सेस नहीं मिल सकता। तो उन्होंने बहुत अच्छे से प्लानिंग किया और प्लानिंग के साथ उन्होंने काम किया और उनको सक्सेस मिला। तो उन्होंने क्या किया, ही स्टडीड ओनली वन कैरेक्टर एट ए टाइम। जब एक बार कोई एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने एक ही कैरेक्टर लिया, सातों कैरेक्टर को एक साथ नहीं लिया। He used all available techniques to avoid cross pollination by undesirable pollen grain. यानी उन्होंने हर तरह का कोशिश किया ताकि क्रॉस पोलिनेशन नेचुरली ना हो प्लांट में। He applied mathematics and statistics to analyze the result obtained by him. ठीक है, उन्होंने मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का भी यूज़ किया। एंड ही सिलेक्टेड 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ऐसे पी प्लांट में बहुत सारे कैरेक्टर है लेकिन उन्होंने 7 कैरेक्टर को ही चुना, क्योंकि ज़्यादा कैरेक्टर चुनेंगे तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, ही मे नॉट गेट द प्रॉपर रिजल्ट। अगर कम चुनेंगे तो उसमें भी आपका उनका रिजल्ट नहीं आने का चांस था। इसीलिए उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग एंड ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जो कि बाहर से दिखाई देगा, अंदर क्या है प्लांट का वो देखना पॉसिबल नहीं था उस समय, तो उन्होंने 7 ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को चुना फॉर हिज स्टडी। देन मेंडल कंडक्टेड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉस पोलिनेशन। आर्टिफिशियली उन्होंने क्रॉस पोलिनेशन कराया बाय यूजिंग द ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग यानी मान लो हम टॉल प्लांट ले रहे हैं, पेरेंट टॉल है, तो उसका जो दो क्रोमोजोम पेयर होता है ना, दोनों क्रोमोजोम में कैपिटल टी रहेगा, यानी दोनों टॉल हाइट के लिए मतलब टॉल के लिए जीन है। और दूसरा पेरेंट लिया मान लो शॉर्ट के लिए, तो वो भी प्योर था, मतलब स्मॉल टी था। तो इसको कहा जाता है ट्रू ब्रीडिंग। ठीक है, एंड ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स आर दोज। ट्रू ब्रीडिंग किसको कहा जाता है, दैट अंडरगो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन एंड शोज स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस। अगर इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, जितने बार भी करेंगे, जितना इंडिविजुअल होगा सब में स्मॉल टी आएगा, इसको ट्रू ब्रीडिंग कहा जाता है। ठीक है, सो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चों, वह हायर क्लास में जाकर आप पढ़ोगे। इसमें क्या किया जाता है, 2 प्लांट्स विथ डिफरेंट कैरेक्टर आर क्रॉस पॉलिनेटेड। ठीक है, बस आप अपने क्लास के लिए, अपने लेवल के लिए बस इतना जान लो कि मान लो एक प्लांट में हमारा एक प्लांट है प्योर टॉल, ठीक है, और दूसरा प्लांट है शॉर्ट, तो ये दोनों एक ही कैरेक्टर, उन्होंने एक ही कैरेक्टर लिया था ना हर बार, तो एक ही कैरेक्टर के लिए 2 डिफरेंट जीन होते हैं। इसको अगर हम क्रॉस पोलिनेट करेंगे तो इसका जो ऑफस्प्रिंग होगा इसमें क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि कैपिटल टी इज़ डोमिनेंट, तो ये जो प्लांट होगा अंदर से तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, लेकिन बाहर से ये टॉल हो जाएगा। ठीक है, सो अभी देखेंगे स्टेप्स इन मेकिंग क्रॉस इन पी प्लांट। क्या क्या स्टेप्स है, किस तरह क्रॉस किया था उन्होंने। देखो बच्चों, ये है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, किस तरह किया जाता है। यहाँ पर देखो, एक फ्लावर उन्होंने क्या किया, एक वाइट फ्लावर लिया, दूसरा पर्पल फ्लावर लिया। अभी पर्पल इज़ डोमिनेंट, ठीक है। अभी पर्पल फ्लावर का आंथर को उन्होंने काट दिया ताकि इसका सेल्फ पॉलिनेशन और नहीं होगा। इसका क्या रहा, ओनली पिस्टिल रहा। और इसका आंथर से, इसका वाइट कलर था, इसका आंथर से पोलन ग्रेन को लेकर इसके ऊपर डस्ट कर दिया, उसके ऊपर डाल दिया। तो अभी क्या हुआ, वाइट कलर और वाइट कलर का जीन भी आ गया और यहाँ वायलेट कलर का जीन पहले से था। अभी जितने प्लांट हुए उसमें क्या हुआ, सारे वायलेट कलर के फ्लावर हुआ, लेकिन अंदर से ये क्या था, दोनों जीन था, लेकिन पर्पल कलर और वायलेट कलर डोमिनेंट है, इसीलिए सारे प्लांट वायलेट कलर हो गए।
अदरवाइज अंदर इनका दोनों जीन था, वाइट कलर के लिए भी जीन था और वायलेट कलर के लिए भी जीन था। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, और मेंडल का जो क्रॉस किया था, मेंडल ने जो क्रॉस किया था एक कैरेक्टर को लेकर, वो पहले हम पढ़ेंगे। मेंडल क्रॉस्ड टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट एंड कलेक्टेड ऑल द सीड्स ऑब्टेन फ्रॉम हीज क्रॉस। उन्होंने क्या किया, दो प्लांट लिया, एक था टॉल और एक था शॉर्ट। ठीक है, और ये था प्योर टॉल, यानी उसका जो दोनों अल्टरनेटिव थे कैरेक्टर का, दोनों ही डोमिनेंट थे और इसका दोनों ही रिसेसिव थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये दोनों को क्रॉस पोलिनेशन करवाया। क्रॉस पोलिनेशन करके इसमें से जो ऑफस्प्रिंग निकला उसको कहा गया F1 जेनरेशन। इसको क्या कहा गया, F1 और फर्स्ट फिलियल जेनरेशन। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा, अभी ये जो दोनों प्लांट हुए, दोनों प्लांट से जितने सारे प्लांट बने, जो ऑफस्प्रिंग बने, सारे टॉल थे। ठीक है, एंड अदर कैरेक्टर भी लिया उन्होंने, सिर्फ ये कैरेक्टर नहीं, उन्होंने जो 7 कैरेक्टर चुना था, सारे कैरेक्टर को लेकर उन्होंने बारी बारी करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि जो लेफ्ट साइड में हमने कैरेक्टर दिया था ना आपको, वही कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो F1 ऑफस्प्रिंग आया उसको उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन किया और उससे जो ऑफस्प्रिंग आए उसको कहा गया F2 जेनरेशन। और तब उन्होंने देखा कि टॉल एंड शॉर्ट का जो रेशियो होता है वो 3:1 रेशियो में आता है। ठीक है, तो बच्चों इनका जो क्रॉस था, उस क्रॉस को समझने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। बच्चों, मेंडल जब एक्सपेरिमेंट किए उस वक्त जीन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, लेकिन मेंडल को पता था कि कुछ ऐसा चीज़ है जो कि हर एक कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, और उन्होंने उस चीज़ को नाम दिया फैक्टर, जो बाद में बताया गया है कि मेंडल जिसको फैक्टर कहा था वो था जीन। ठीक है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरेक्टर को ले जाता है। जीन्स दैट कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील्स। एलील क्या है बच्चों, एलील है कि एक कैरेक्टर का अल्टरनेटिव्स फॉर ए सिंगल कैरेक्टर। जैसे हमने बताया हाइट ऑफ द स्टेम, हाइट का टॉल हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, तो ये दो अल्टरनेटिव जो है इसको हम बोलेंगे एलील। ये है दो एलील। ठीक है, अगर किसी पेरेंट में एलील डिफरेंट रहते हैं, मान लो कैपिटल टी एक क्रोमोसोम में, दूसरे क्रोमोसोम में स्मॉल टी, तो इसको हम बोलेंगे हेटेरोजाइगोस इंडिविजुअल। अगर दोनों ही स्मॉल टी तो ये क्या है, होमोजाइगस। या फिर दोनों कैपिटल टी तो भी हम बोलेंगे होमोजाइगस। ठीक है, द जीन ऑक्यूपाई स्पेसिफिक पोजिशन ऑन द क्रोमोजोम कॉल्ड लोकस। देखो बच्चों, हर जीन का एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है क्रोमोजोम में, जिसको कहा जाता है लोकस। अल्फाबेटिकल सिंबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट ईच जीन। ये जीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे टॉल के लिए कैपिटल टी, शॉर्ट के लिए उसका शॉर्ट फॉर्म। जैसे कलर ऑफ द फ्लावर, जैसे वायलेट इज डोमिनेंट, तो भी हम यूज़ करेंगे कैपिटल भी और उसका अल्टरनेटिव स्मॉल भी। तो इस तरह अल्फ़ाबेट्स यूज़ किया जाता है फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है। बच्चों, किसी इंडिविजुअल में अगर दोनों जो अल्टरनेटिव है कैरेक्टर का सेम होता है तो हम उसको बोलेंगे होमोजाइगस इंडिविजुअल। अगर किसी में डिफरेंट होता है, जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी होता है, तो हम उसको बोलेंगे हेटेरोजाइगोस। ठीक है, अच्छा अभी हम देखेंगे कि देखो, बाहर से कोई इंडिविजुअल टॉल दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर उसके पास कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है, तो इसका मतलब क्या है, जेनेटिकली ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है। मतलब जेनेटिक लेवल पे इसके पास दोनों एलील है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, जीनोटाइप।
ओके, ये है जीनोटाइप। ओके, द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप क्या है? द मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन और फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिनोटाइप। फिर से बता रही हूँ बच्चों, नोट डाउन करो। द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोटाइप, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिनोटाइप। ठीक है, और द इंडिविजुअल व्हिच कंटेन्स two different allele for a character are called heterozygous and the individual which contains same allele for a character are called homozygous। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? इट इज़ द क्रॉस बिटवीन द पेरेंट्स differing in one contrasting pair of character। Listen me children, it is the क्रॉस बिटवीन द पेरेंट्स डिफरिंग इन वन कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर। यानी मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर स्टडी किया उसमें से मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या है? 2 प्लांट है, एक मेल है एक फीमेल है, लेकिन ये सब में 6 कैरेक्टर बराबर है, 6 कैरेक्टर सेम है। सिर्फ ये प्लांट इस प्लांट से कैसे डिफर करता है? एक ही कैरेक्टर में डिफर करता है। अगर इस तरह का प्लांट को हम क्रॉस कराते हैं, एक्सपेरिमेंट कराते हैं, तो उसको कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, उसी तरह अगर हम 2 कैरेक्टर में डिफर करते हुए पेरेंट को अगर क्रॉस करेंगे तो उसको डाईहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। और ये जो हमारा इंडिविजुअल्स आते हैं, इस इंडिविजुअल्स का जो जीनोटाइप होता है यानी जेनेटिक मेकअप होता है, उसको हम ग्राफिकली एक टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं जिसको कहा जाता है पनेट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पनेट स्क्वायर क्या है? ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द क्रॉस वर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इन पनेट स्क्वायर। अभी हम देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये बच्चों ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। देखो बच्चों, ये पेरेंट है, ये है टॉल जो कि प्योर टॉल था, यानी इसमें दोनों कैपिटल टी था। और ये है शॉर्ट और ड्वार्फ जिसमें दोनों स्मॉल टी था। और इसको जब क्रॉस कराया तो आप देख सकते हो यहाँ पर सारे प्लांट टॉल हो गए। और इस जनरेशन को, फर्स्ट जनरेशन को क्या कहा जाता है? F1 जनरेशन। तो यहाँ देखो आपके सारे प्लांट टॉल हुए, तो ये क्या हो गया? फिनोटाइप। मतलब बाहर से हमको क्या दिखाई दे रहे हैं? ये हमको टॉल दिखाई दे रहे हैं, सो इट इज़ फिनोटाइप। बट जीनोटाइप इसका क्या था बच्चों? कैपिटल टी स्मॉल टी था इसका जीनोटाइप। अभी इसको सेल्फिंग कराया, मतलब उसी प्लांट्स का ही फ्लावर को उसी प्लांट के साथ क्रॉस कराया। सो जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो हमको क्या मिला बच्चों? 3 टॉल प्लांट मिले और 1 शॉर्ट प्लांट। ये जो 3 प्लांट थे 3:1 रेशियो में हमको टॉल एंड शॉर्ट मिला। तो ये बाहर से ऐसे था, लेकिन अंदर से एक्चुअली क्या था बच्चों? एक था प्योर टॉल, ठीक है, देन ये 2 थे कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये था एक स्मॉल टी। ठीक है, तो इसका जो रेशियो था क्या था? 1:2:1। ठीक है, तो ये हो गया जीनोटाइपिक रेशियो। मतलब अंदर से ये ऐसा है, जेनेटिक मेकअप ऐसा है, बट इसका फिनोटाइप क्या है? 3:1। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैं बताती हूँ आपको। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है F1 जनरेशन में प्लांट्स क्या होते हैं? अगर एक टॉल एक शॉर्ट लेंगे तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट टॉल होंगे, याद रखो। F2 जनरेशन में क्या होगा? F2 जनरेशन में टॉल एंड शॉर्ट 3:1 रेशियो में आएंगे। ठीक है, अभी ये इंडिविजुअल को हम क्या करेंगे? पॉनेट स्क्वायर में डालेंगे। देखो बच्चों, ये पॉनेट स्क्वायर है, ये पॉनेट स्क्वायर में हम कैसे डाल रहे हैं? देखो, अभी जो आपका पेरेंट था कैपिटल टी,
और दूसरा पेरेंट क्या था, स्मॉल टी स्मॉल टी। अभी ये गैमेट बनाएंगे, जब गैमेट बनाएंगे तो क्या होता है, ये एक तरह का गैमेट बनाएगा, ये भी एक ही तरह का गैमेट बनाएगा, ठीक है, स्मॉल टी के साथ, ये है गैमेट, ठीक है। ये गैमेट हम यहाँ पर टेबल पे डालेंगे। देखो एक तरफ जो एक पेरेंट बनाता है मेल और फीमेल, और यहाँ पर दूसरा पेरेंट का गैमेट लेंगे। इसके बाद इसके साथ इसको क्रॉस करेंगे, इसके साथ इसको क्रॉस करेंगे, फिर इसके साथ इसको क्रॉस करेंगे, इसके साथ इसको क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या क्या इंडिविजुअल आए हैं। तो यह हम देख सकते हैं कि सारे प्लांट यहाँ पर टॉल है। ये है F1 जनरेशन, ठीक है। F2 में हमने क्या किया, ये जो टॉल प्लांट आया, ये टॉल प्लांट को हमने सेल्फिंग कराया। तो टॉल प्लांट एक्चुअली ये क्या था बच्चों, F1 जनरेशन में जितने सारे प्लांट आए सब क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। हम सेल्फिंग करा रहे हैं, मतलब दोनों सेम रहेंगे। तो ये कितने तरह का गैमेट देता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कितने तरह का गैमेट देता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो अभी हम दोनों तरह का गैमेट दोनों तरफ लिखेंगे। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी इसको हम जब क्रॉस कराएंगे तो हमको प्लांट कैसे मिला बच्चों, 3:1। टॉल कितना मिला, 3, ड्वार्फ मिला 1। और इसका जीनोटाइप क्या था, ये था फिनोटाइप, बाहर से हमको ऐसे दिखाई दिया, लेकिन इसका जीनोटाइप क्या था, 1:2:1। यानी कैपिटल टी 1 था, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 था, और स्मॉल टी 1 था, ठीक है। तो ये रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिनोटाइप रेशियो कितना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, 3:1। और जीनोटाइप रेशियो क्या है, कितना है, 1:2:1, ठीक है। सो ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इफ़ यू वांट टू मेक ए नोट देन यू कैन मेक नोट ऑफ दिस वन। देन यहाँ पर एक सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम आपको दिखा रहे हैं बच्चों। वहाँ डायग्राम हमने नहीं दिया, ओनली लेटर देकर, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। आप एग्ज़ाम में ऐसा ही डायग्राम करना, प्लांट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, पहले हमने प्योर टॉल लिया, ये प्योर ड्वार्फ है, इसका गैमेट हुआ टी, इसका भी गैमेट हुआ टी, ठीक है, यहाँ लिखा है, आप देख सकते हो। देन इसको जब हमने फर्टिलाइज़ किया तो ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन ये बाहर से क्या दिखाई दिया, टॉल। इसको हमने जब सेल्फिंग किया, सेल्फिंग मतलब सेम पेरेंट के अंदर पॉलिनेशन, तो इसको आप देख सकते हो दोनों तरह के गैमेट आए, इसमें भी 2 तरह के गैमेट आए। और इसको हमने जब क्रॉस कर दिया, देखो इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको, फिर आपका इसके साथ इसको, और इसके साथ इसको, जब हम क्रॉस किए तो हमको क्या मिला बच्चों, यहाँ पर देखो, ये क्रॉस आप खुद करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ऐसा प्लांट 1 आया, लेकिन ऐसा प्लांट 2 आया, और ऐसा प्लांट 1 आया। लेकिन बच्चों ये था अंदर से अगर देखेंगे तो ये क्या है, एक प्योर टॉल है, ये प्योर टॉल है, और ये हाइब्रिड टॉल है, और ये प्योर शॉर्ट है, ठीक है। लेकिन बाहर से देखेंगे तो क्या है, ये तीनों टॉल है और एक शॉर्ट है। तो इसीलिए इसका फिनोटाइप रेशियो हो गया 3:1, ओके। तो बच्चों अभी आप एक सवाल मुझे पूछ सकते हैं कि मेंडल को कैसे पता चला कि जेनेटिक मेकअप क्या है। मतलब बाहर से तो ठीक है, उनको टॉल दिखाई दिया, लेकिन अंदर था क्या। हाँ बच्चों, ये उन्होंने कैसे पता किया, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। उन्होंने क्या किया, टेस्ट क्रॉस किया, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इट इज़ द क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल with dominant trait and a recessive organism in order to know whether the dominant trait is homozygous or heterozygous। टेस्ट क्रॉस क्या होता है बच्चों, ये कोई इंडिविजुअल है, मान लो कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी, ये बाहर से हमको क्या दिखाई दिया, टॉल दिखाई दिया ना। हमको ये जानना है अंदर से भी क्या ये दोनों कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका रिसेसिव ट्रेट वाला पेरेंट से हम क्रॉस करा देंगे। क्रॉस करा देने से हमको पता चल जाएगा कि ये हाइब्रिड है या प्योर है।
ये कैसे पता चलेगा? चलो हम आपको क्रॉस करके दिखाते हैं। देखो, हो सकता है आपको इस डायग्राम से समझ में नहीं आएगा, मैं आपको खुद बना के दिखाती हूँ। तो देखो बच्चों, हमने एक प्लांट लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हमने क्रॉस किया स्मॉल टी के साथ। तो अभी देखो स्मॉल टी रिसेसिव है, तो इसमें से हमको गैमेट क्या मिला? स्मॉल टी। लेकिन इसमें से हमको दो तरह के गैमेट, हम ये देख नहीं पा रहे, ठीक है, लेकिन लास्ट में हमको पता चल जाएगा कि ये किस तरह कैरेक्टर है। तो ये प्लांट क्या था बच्चों? टॉल था, ठीक है। और ये प्लांट क्या था? शॉर्ट था। शॉर्ट तभी होता है कोई प्लांट जब दोनों कैपिटल स्मॉल टी होता है, ठीक है, ये तो हमको पता है। तो अभी देखो, अभी इसके साथ इसको क्रॉस करेंगे, इसके साथ इसको क्रॉस करेंगे, तो ये क्या हो गया? कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें जब ये क्रॉस किया गया, देखा गया कि इसमें एक प्लांट है टॉल और दूसरा प्लांट है शॉर्ट। तो हम जानते हैं कि ऑफस्प्रिंग में एक एलील जो है एक पेरेंट से आता है, दूसरा एलील दूसरे पेरेंट से आता है। चाहे ये बाहर से टॉल दिख रहा हो, लेकिन इसके अंदर स्मॉल टी भी था, नहीं तो फिर इसके पास स्मॉल टी कैसे आया? तो इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि इसके पास कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है। सो इसी तरह का क्रॉस को टेस्ट क्रॉस किया जाता है। और यहाँ पर हमने आपको फ्लावर कलर लेकर दिखाया है, ठीक है, इस डायग्राम में। तो आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर देखो, ये है आपका कोई फ्लावर जो कि जिसमें कि इस फ्लावर का हमको जानना है कैरेक्टर, ठीक है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो डब्ल्यू डब्ल्यू हो सकता है या फिर डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू हो सकता है। तो इसको अगर हम क्या करेंगे, रिसेसिव ट्रेट के साथ क्रॉस करेंगे, तो रिसेसिव ट्रेट के साथ जब इसको क्रॉस करते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू, अगर मान लो कैपिटल डब्ल्यू दोनों है, तो इसमें सारे प्लांट टॉल आ जाएंगे, सारे प्लांट टॉल आ जाएंगे। इसका मतलब है कि इसमें स्मॉल डब्ल्यू था ही नहीं। और इसमें क्या है, आप देखो, अगर स्मॉल डब्ल्यू है तभी क्या होगा? 50-50% आएगा, 50% डोमिनेंट आएगा, 50% रिसेसिव आएगा। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ये जो था ये प्योर नहीं था, ये हाइब्रिड था, ठीक है बच्चों। ये देखो, ये टेस्ट क्रॉस यहाँ पर आप अच्छे से क्लियरली मैंने पी लिया है, पर्पल कलर करके लिया है, ठीक है। तो कोई भी कैरेक्टर को अगर उसका जीनोटाइप जानना हो, तो उसका जो होमोजाइगस रिसेसिव के साथ अगर उसको क्रॉस करेंगे तो हमको उसका जीनोटाइप पता चल जाता है। और इस तरह का क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहा जाता है, ठीक है। तो अभी देखेंगे प्रिंसिपल और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया बच्चों, उस क्रॉस के बेसिस पे उन्होंने दो लॉ दिया, एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। ये है दो लॉ, ये दो लॉ आपको अच्छी तरह समझना है और एग्जाम में लिखना भी है बच्चों। सो सबसे पहले है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या होता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर। मंडल ने क्या कहा? कैरेक्टर एक यूनिट के द्वारा कंट्रोल होता है जिसको फैक्टर बोला उन्होंने, बाद में जिसका नाम जीन हुआ। फैक्टर ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर। हमने आपको बताया ना, फैक्टर जो होता है वो हमेशा पेयर में रहता है, जिसको एलील कहा जाता है। इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट द अदर। मान लो दो फैक्टर जो है किसी इंडिविजुअल में, एक में कैपिटल टी है, एक में स्मॉल टी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर। ये सेम नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। जो एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट होता है, और जो एक्सप्रेस नहीं हो पाता वो रिसेसिव होता है, ओके। तो अभी देखेंगे डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है। डोमिनेंट जीन, इट इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इवन इन प्रेजेंस ऑफ इट्स रिसेसिव एलील। मान लो कैपिटल टी के पास स्मॉल टी है, तब भी टी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन रिसेसिव जीन क्या करेगा? कैपिटल टी के पास अगर स्मॉल टी है तो स्मॉल टी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। देन डोमिनेंट जीन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। चाहे कैपिटल टी दोनों हो,
तब भी ये टॉल होगा, और ऐसा हो तब भी ये टॉल होगा। यानी होमोजाइगस कंडीशन में टॉल होगा, होमोजाइगस कंडीशन में भी ये एक्सप्रेस हो रहा है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी ये एक्सप्रेस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बच्चों जब ये होमोजाइगस कंडीशन होगा तब भी एक्सप्रेस होगा। अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन यानी स्मॉल टी कैपिटल टी होता है तब ये एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। देन दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस लॉ स्टेट्स दैट एलील डू नॉट ब्लेंड एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। उन्होंने क्या कहा, ये लॉ क्या कहता है बच्चों, ये जो दो कैरेक्टर है, ये दो कैरेक्टर का जो दो फॉर्म है ये दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम में होते हैं। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है ये दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है। फिर मान लो इस पेरेंट्स का यहाँ था, ये था, तो ये पेरेंट का एक क्रोमोसोम और इस पेरेंट का एक क्रोमोसोम फिर से मिल जाते हैं। अगर ये दोनों गैमेट एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, ब्लेंडिंग हो जाता, तो फिर ये दूसरे जनरेशन में नहीं आते, उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या करता है कि द एलील मतलब द टू फॉर्म्स ऑफ द कैरेक्टर डू नॉट ब्लेंड, दोनों कभी मिक्स नहीं होते, एंड दीज टू कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन वो सेपरेट कब होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन में, ठीक है। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द ट्रेट्स सेग्रीगेट। हमने आपको बताया ना, यहाँ कैरेक्टर था मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये कैरेक्टर क्या था, टॉल था। लेकिन जब गैमेट फॉर्म होता है तो कैपिटल टी एक में आ जाता है एक गैमेट में, और स्मॉल टी एक गैमेट में आ जाता है, ठीक है। सो दे पासेस टू डिफरेंट गैमेट एंड होमोजाइगस प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ गैमेट। अगर ये हेट्रोजाइगस है ना तो ये दो डिफरेंट तरह का गैमेट बनाता है। अगर ये टी कैपिटल होता तो ये एक जैसा गैमेट बनाता, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डायग्रामेटिकली हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो ये है मेल पेरेंट, ये है आपका फीमेल पेरेंट। फीमेल पेरेंट में क्या था, दोनों में ही कैपिटल वाई दैट इज़ येलो एंड ग्रीन कलर दोनों हेट्रोजाइगस थे। लेकिन जब गैमेट बन रहा है, देखो येलो कलर जो वाई है एक गैमेट में जाता है, ग्रीन कलर एक गैमेट में आता है, दोनों में ही ऐसा ही होता है। लेकिन बाद में आप देखो फिर जब इसका क्रॉस होता है तो फिर येलो के साथ ग्रीन आ जाता है। सो दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम ऐसा सेल डिवीजन होता है बच्चों। ये है जर्म सेल, जर्म सेल से गैमेट जब बनता है तो ये क्रोमोजोम एक में चला जाता है, ये क्रोमोजोम एक में चला जाता है, ठीक है। फिर ये सेपरेट होता है, ये एक क्रोमोजोम, ये अलग अलग क्रोमोजोम हो जाते हैं। तो कैरेक्टर एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन जब गैमेट फ्यूज होते हैं तब फिर से वो जुड़ जाते हैं। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड द प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और मेंडल के बारे में भी हमने जाना, और उन्होंने क्यों पाइजम सटाइप हमको सिलेक्ट किया था उसके बारे में भी जाना बच्चों। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। हेरिडिटी क्या है उसका डेफिनेशन, वेरिएशन का डेफिनेशन, एलील का डेफिनेशन, होमोजाइगस इंडिविजुअल का डेफिनेशन, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल का डेफिनेशन, हर चीज़ का डेफिनेशन हमने पढ़ा। और ये सारे पॉइंट बच्चों वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर कौन कौन सा लॉ फॉर्मुलेट किया था, तो दैट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। डोमिनेंट जीन क्या होता है, देन रिसेसिव जीन क्या होता है, ओके, देन टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो ये सारे आपका समरी है बच्चों चैप्टर का। लेकिन समरी को सिर्फ पढ़ना मत, यहाँ पर सिर्फ जो की टर्म है उसका डेफिनेशन जानने के लिए आप इसको फॉलो करो। अदरवाइज जो जितने सारे क्रॉस है आपको खुद करना है, उसी से आपको अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन और मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस। अभी उन्होंने एक ही कैरेक्टर को लेकर, एक ही कैरेक्टर में डिफरेंट वाले पेरेंट्स को लेकर क्रॉस किया था। अभी हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे किस तरह मेंडल ने
2 कैरेक्टर में डिफरेंट होने वाले पेरेंट को लेकर क्रॉस किया था और उस क्रॉस के बेसिस पर उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट को फॉर्मुलेट किया था। उस लॉ के बारे में पढ़ें। तो आज हमने क्या क्या लॉ पढ़ा बच्चों? लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और कौन सा क्रॉस पढ़ा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किए थे, वो एक्सपेरिमेंट का क्रॉस किस तरह होता है, उसको पनेट स्क्वायर में कैसे लिखना चाहिए, ये सारा हमने आप आज सीखा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो देखते रहिए बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखते रहिए, हम फिर से आ रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के साथ। थैंक यू वेरी मच।